हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू जीरो ट्रेस सिक्योरिटी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होगे, मजे कर रहे होगे एंड अपनी साइबर सिक्योरिटी की स्किल को एनहांस कर रहे होगे। आज हम आ गए हैं अपने 30 डेज के चैलेंज में, डे 9 में। उम्मीद करता हूं कि आपने डे 1 से लेके डे 8 तक जो भी हमने लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे। ओके, उसका थोड़ा सा रिकैप भी कर लें। ओके, सो हमने डे 1 में इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, हैकर के टाइप्स क्या होते हैं, सीआईए ट्रेड क्या होती है, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं, एंड इसके बारे में बेसिक बेसिक पढ़ा था, जैसे मालवेयर, फिशिंग, डीडोस एंड रियल वर्ल्ड अटैक केस स्टडीज के बारे में। ओके, डे 2 में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें हमने सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी वर्सेस एसडीडी, बायोस एंड यूईएफआई, कर्नल, प्रोसेसर एंड थ्रेड्स, जे इनके बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि इसके बिना जो यूआई है हमारा, वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने डे 3 में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडो के बेसिक, लिनक्स के बेसिक, फाइल सिस्टम, यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड, ओके, इनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने जो हमारा मेन मोटिव होता है उस पर आ चुके थे डे 4 में, लिनक्स के बेसिक पर। वहां पर हमने लिनक्स के बेसिक, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्मिनल के बेसिक्स कुछ पढ़े थे, बेसिक कमांड्स पढ़ी थी, एलएस, सीडी, पीडब्ल्यूडी, ओके, एंड रूट यूजर क्या होता है, नॉर्मल यूजर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आ गए थे एडवांस लिनक्स पर। इसमें हमने क्या देखा था कि यूजर को मैनेज कैसे किया जाता है, कंट्रोलिंग असेस कैसे लिया जाता है, ओके, एंड फाइल परमिशन क्या होती है, इसका यूज chmod एंड sudo का यूज क्यों किया जाता है, एंड कुछ और भी हमने कॉमन जो लिनक्स की कमांड है, जो हमारी आम ही जरूरत पड़ती रहती है, वो हमने बेसिक बेसिक पढ़े थे। ठीक है, पैकेज मैनेजमेंट, लिनक्स की सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़े थे, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एसएसएच हार्डनिंग क्या होती है, ऑडिट लॉगिंग क्या होते हैं, इनके बारे में डे 5 में कवर किया था। उसके बाद हम फिर आ गए थे अगेन नेटवर्किंग फंडामेंटल में। अब थोड़ा इसमें एडवांस तक हम जाने लग गए थे। ओके, जिसमें हमने नेटवर्किंग को रिकैप किया, आईपी एंड मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा अच्छे से, राउटर एंड स्विच के बारे में पढ़ा, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एंड और भी बहुत कुछ इसके बारे में डे 6 में पढ़ा था। डे 7 में हमने उसी के बेस पे एडवांस टॉपिक हम लेके आए, जिसमें हमने प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज में देखा कि टीसीपी एंड यूडीपी की रिलायबिलिटी के बारे में, एंड डीएनएस एंड डीएचसीपी के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, जहाँ पे टीसीपी एंड आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो करती है। ओके, एंड कोर मॉडल पढ़े, ओएसआई के जो 7 लेयर होती है उनके बारे में पढ़ा। ओके, पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, उनके कॉमन पोर्ट्स देखे। ओके, टीसीपी एंड यूडीपी, वाई विच वन इज रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड, ये इसके बारे में पढ़ा था। डीएनएस एंड डीएचसीपी का आपको मैंने बताया। ओके, एंड डे 8 एंड 9 में हमने देखा कि वेब एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल, ये बेसिकली डे 8 में माना जाएगा, क्योंकि डे 9 में हम और आज जो करेंगे वो होगा। ओके, डे 8 में हमने ये सब कुछ किया। ओके, वेब फंडामेंटल, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस में क्या फर्क होता है, एसएसएल टीएलएस में क्या फर्क होता है, कुकीज एंड सेशन क्या होती है, ब्राउजर रिक्वेस्ट क्या होती है, एपीआई क्या होती है। ओके, आईपीएस आईडीएस क्या होते हैं, फायरवॉल किस लिए यूज होता है, एंटीवायरस, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, और भी बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा था, बड़ा मजा आया था। ओके, उसके बाद हम आ गए हैं आज डे 9 पर। ओके, बट डे 10 है, इसी के बारे में आज थोड़ा और पढ़ेंगे। ओके, चलो चलिए देखते हैं। बेसिकली आज शायद तक फायरवॉल होगा। ओके, बट देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हाँ, ओके, आज है डे 9, फायरवॉल, एंटीवायरस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, इसकी क्यों जरूरत पड़ी एंड इसके मोटिव क्या है मेन। ओके, जो कि आज हम फायरवॉल, एंटीवायरस और सिक्योरिटी डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं।
ये सब सिक्योरिटी कंट्रोल के हिस्सा है। ओके, एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से बचने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। चाहे बात करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल हो, ओके, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, so every organization relies on security controls to protect system user and sensitive data from cyber attack। इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम या यूजर और सेंसिटिव डाटा को साइबर अटैक से सिक्योर रखने के लिए इन सिक्योरिटी कंट्रोल पर डिपेंड करती है। इन सिक्योरिटी कंट्रोल की वजह से ही हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है। और क्योंकि ये जैसे फायरवॉल हो गए, एंटीवायरस होंगे एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस होगी, ये थ्रेट होते हैं जो उनको पहले से अगर मॉनिटर करती है, एंड कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी इनको दिखती है हमारे मॉनिटरिंग के वक्त, तब ये उनको ब्लॉक कर देती है। ओके, सो आगे चलते हैं। ये इनका बेसिक था। इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी, जिसमें फर्स्ट आ गया है हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी, फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी एंड वीकनेसेस। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का काम सिस्टम की वल्नरेबिलिटी और वीकनेसेस को फाइंड करना होता है, ताकि उन्हें पहले से ही आइडेंटिफाई करके हम फिक्स कर सकें। ओके, उसके बाद आ गया डिफेंसिव सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग सिस्टम एंड प्रिवेंटिंग अटैक। जे डिफेंसिव सिक्योरिटी में आ गया, मतलब इसका कि डिफेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करें, और जे मॉनिटर करते हैं, जो इनका काम आ गया डिफेंसिव सिक्योरिटी का। और अटैक को प्रिवेंट करने का भी इनका फोकस रहता है। ओके ओके, उसके बाद इन्होंने गोल है प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट। मतलब इसका कि डिफेंसिव सिक्योरिटी का गोल थ्रेट को प्रिवेंट करने में और डिटेक्ट करने में, जरूरत पड़ने पर उनका रिस्पॉन्स देने में भी होता है। ओके, उसके बाद आगे कुछ की टूल्स, फायरवॉल एंड एंटीवायरस, आईपीएस, आईडीएस एंड आईपीएस, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ओके, सो इसमें फायरवॉल एंड एंटीवायरस, आईपीडीएस एंड आईपीएस, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग जैसे टूल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं जो सिस्टम की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, इनके बारे में आगे जाके हम एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद आ गया जो मेन बात हमने की थी, व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल होता क्या है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, जब मान लीजिए जिसके थ्रू की हम इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर या कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह लगा लो कि एक बिल्डिंग जैसे खड़े सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो उसी तरह ये फायरवॉल होता है। ओके, ये डिसाइड करता है कि कौन इसके अंदर आ जाता है, आ जा सकता है, और कौन इसके अंदर नहीं आ जा सकता। ओके, सो इनका जो मेन पर्पस होता है, ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस व्हाइल अलाउइंग लेस टाइम कम्युनिकेशन। आप समझ ही गए होंगे कि इनका मेन पर्पस क्या होता है, कि फायरवॉल को जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना इनका मेन काम होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके अलाउ ट्रैफिक, परमिट अप्रूव्ड कनेक्शन थ्रू, मतलब कि इनका फायरवॉल सिर्फ अप्रूव्ड कनेक्शन को ही नेटवर्क के अंदर आने देता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है। मतलब उनके पास खुद का, जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी लगा लो, चाहे कॉलेज लगा लो, स्कूल लगा लो, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे ही फायरवॉल में भी एक आइडेंटिटी कार्ड दिया होता है, जिसको हम आगे जाके बात करेंगे। ओके, उसके बाद आ गया डिनाई ट्रैफिक, ब्लॉक सस्पिशियस एंड अनऑथराइज्ड कनेक्शन। अगर कोई कनेक्शन इसको सस्पिशियस लगता है या अनऑथराइज्ड लगता है, तो फायरवॉल उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। ओके, उसी तरह आ गया एनफोर्स पॉलिटिक्स, मॉनिटर कनेक्शन एंड एनफोर्स सिक्योरिटी रूल्स। फायरवॉल सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करवाता है और नेटवर्क कनेक्शन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। इसी की आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे भी हम अपने साइबर सिक्योरिटी में तो मेन चलता है, हम कुछ भी कोई भी डाउनलोड करते हैं अनवांटेड या थर्ड पार्टी ऐप से, तो ये तुरंत जो हमारा विंडो डिफेंडर है, ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ बेसिकली, ठीक है, अपने सिंपल पीसी पर, जैसे इसने मेरे को क्या दिखाया, पोटेंशियली अनवांटेड ऐप फाउंड, जिसमें कि मेरे को इसने क्या कहा, डिलीट करने के लिए कहा है, एंड इसने देखा कि इसमें क्या गड़बड़ है, एंड इसने साथ के साथ एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, एंड मेरे को साथ के साथ, मैंने अभी डाउनलोड किया ही था, ठीक है, तभी के तभी इसने मेरे को कल दे दिया,
कि भाई ये अनवांटेड ऐप है, आप इसे डिलीट कर दो। ओके, ऐसे ही मेरे को बहुत सारे, जैसे हम कोई भी लैब्स देखते हैं, ठीक है, या कुछ भी और समझाते हैं जब अपने स्टूडेंट्स को, तब ये दिखाता रहता है कि ये क्या हुआ, थ्रेट ग्रंटेड, जैसे मेरे को ये दिखा रहा है 15 तारीख 14 तारीख में, मतलब में आते ही रहते हैं ये, तो ठीक है। बट वो अपने पे डिपेंड होता है कि हमको पता होता है कि हाँ भाई ये है भी या नहीं, और बट इसका काम है हमको बताना एंड ब्लॉक करना सस्पिशियस या अनवांटेड एक्टिविटी को। ओके ओके, सो उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ फायरवॉल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट फायरवॉल टेक्नोलॉजीज डिपेंडिंग ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के फायरवॉल यूज करती है, बट कॉमन जो हमारे आगे आते हैं, जैसे पैकेट फिल्टरिंग। इसमें क्या होता है कि एग्जामाइंस पैकेट इंडिविजुअली बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। मतलब कि पैकेट जो फिल्टरिंग होती है, फायरवॉल हर नेटवर्क पैकेट को प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिक पर इंडिविजुअली चेक करता रहता है। ओके, उसके बाद आ गया स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रैक्स एक्टिव कनेक्शन फॉर स्मार्टर डिसीजन। मतलब कि स्टेटफुल फायरवॉल एक्टिव कनेक्शन को ट्रैक करते हुए और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिक पर बेहतर डिसीजन लेता है, किससे, पैकेट फिल्टरिंग से। ओके, उसके बाद आ गया नेक्स्ट जेन फायरवॉल, जिसको हम NGFW भी कहते हैं, प्रोवाइड्स एडवांस्ड इंस्पेक्शन एंड थ्रेट डिटेक्शन। NGFW एडवांस्ड इंस्पेक्शन करता है और नॉर्मल फायरवॉल के कंपटीशन जे थ्रेट्स को अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिवली डिटेक्ट कर पाता है। ओके, उसके बाद आ गया क्लाउड फायरवॉल, प्रोटेक्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। क्लाउड फायरवॉल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड एप्लीकेशन को सिक्योर रखने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद आ गया हाउ फायरवॉल मेक डिसीजन। Every firewall uses security rules to evaluate traffic. Proper firewall rule reduce attack exposure. हर फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को सिक्योर रूल्स के अकॉर्डिंगली चेक करता रहता है। अगर कोई भी फायरवॉल रूल्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो तो अटैक का रिस्क काफी हमारा कम रह जाता है। ओके, और उसी में से हमारे क्या आ जाते हैं, इनकमिंग पैकेट आ जाते हैं। ओके, चेक रूल्स आ जाते हैं, और आ जाते हैं जैसे अलो और ब्लॉक। ओके, इनको अच्छे से अब चलो पढ़ते हैं। पहले आ गया हमारा अलो और ब्लॉक, परमिट पोर्ट्स 80 एंड 443 और ड्रॉप। अगर पैकेट रूल को फॉलो करता है और यूज उसे अलो कर दिया जाता है, और रूल्स को मैच नहीं होते अगर, तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ये आ गया अलो और ब्लॉक में। उसके बाद आ गया चेक रूल्स, मैच अगेंस्ट अलो ब्लॉक रूल। इसका मतलब है कि फायरवॉल उस पैकेट को अपने अलो और ब्लॉक रूल के साथ मैच करता है। अगर वो सही है तो उसको आगे जाने देता है, अगर उसको कहीं अनवांटेड लगे या सस्पिशियस लगे तो उसको ब्लॉक कर देता है। ये होता है चेक रूल्स। इनकमिंग पैकेट्स, पैकेट अराइव्स एट फायरवॉल। सबसे पहले नेटवर्क का पैकेट फायरवॉल तक आता है। ठीक है, उसके बाद ये सभी के सभी जो हमारे हैं प्रोसीजर चलते हैं। ओके, एंड नीचे आपको लिखा है एग्जांपल रूल, अलो पोर्ट 80 HTTP एंड पोर्ट 443 जो HTTPS है, ब्लॉक अननोन और अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक। ओके, जैसे पोर्ट हो गया हमारा 80 पोर्ट हो गया, 443 हो गया HTTPS के लिए, उनको अलो किया जा सकता है, जबकि अननोन या अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, फायरवॉल की तरफ से। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है? ओके, व्हाट इट डस। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में मौजूद मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और रिमूव कर देता है। ओके, इसका काम सिस्टम को मालवेयर से सेफ रखना होता है, आप इतना समझे। ओके, व्हाट इट डज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द योर कंप्यूटर। ओके, प्रोटेक्ट अगेंस्ट में क्या, वायरस एंड वॉर्म्स, ट्रोजन एंड स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सभी इनके अटैक्स आगे। ठीक है, जो हमारे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या हमारे कोई भी डिवाइस है उनमें ऑटोमेटिकली भी आ जाते हैं,
कई किए भी जाते हैं, ठीक है, हमारे जैसे फिशिंग लिंक हो गया उनसे आ जाते हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं जिसके हम बारे में आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल आप इतना देखें कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट में वायरस एंड वॉर्म्स का मतलब जो वायरसेस और वॉर्म्स जैसे मालवेयर से सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। एंड जो ट्रोजन और स्पाईवेयर है, जे ट्रोजन और स्पाईवेयर जैसे हार्मफुल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है एंड रिमूव कर देता है। रैंसमवेयर, जे आप अपने साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में आगे जाके बहुत इसके बारे में पढ़ोगे, एंड अलग से इनके बारे में बहुत सारे सुना भी होगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इनका मतलब होता है कि मेन इनक्रिप्ट करना लैपटॉप में घुस के, एंड कंपनी का लैपटॉप है अगर, सो कंपनी वालों से पैसे मांगना और फिर इसको डिक्रिप्ट करके उनको वापस दे देना, ठीक है। मतलब सिंपल है इसका, ठीक है। ये इनमें इनका मतलब क्या है कि रैंसमवेयर में, रैंसमवेयर जैसा डेंजरस अटैक से इसको जो सिक्योर रखने के लिए ये हेल्प करता है एंटीवायरस, ओके। पॉपुलर सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो कि मैं यूज करता हूं, ओके, बिट डिफेंडर, एंड और भी आप ये सब पढ़ सकते हैं, ओके। उसके बाद आ गया हाउ एंटीवायरस वर्क्स। मॉडर्न एंटीवायरस सॉल्यूशन यूज मल्टीपल डिटेक्शन मेथड टू आइडेंटिफाई थ्रेट बिफोर डैमेज अकर। ओके, सो मॉडर्न एंटीवायरस सॉल्यूशन मल्टीपल डिटेक्शन सिस्टम का यूज करके, ताकि जो डैमेज होने से पहले ही थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके कुछ बेसिक जो आगे हमारे कॉमन टाइप्स आगे, ठीक है, ये मतलब आप हम ये भी कह सकते हैं कि इनके स्टेप्स भी आगे। फर्स्ट है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, मैचेस नॉन मालवेयर पैटर्न अगेंस्ट आर डाटाबेस। मतलब कि ये नॉन मालवेयर पैटर्न को अपने डाटाबेस से मैच करते हैं, ओके। अगर पैटर्न मैच हो जाए तो मालवेयर डिटेक्ट हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो उसको आगे जाने दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये आपको समझ आ गया होगा कि अपने डाटाबेस में इनके होता है, ठीक है, डाटाबेस होता है, उसमें अपने जो ट्रैफिक होता है जो उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर ये उनके मैच मैच करता है डेटाबेस से तो क्या कर दिया जाता है, उसको सस्पिशियस, जैसे मेरे को दिखाया था इन्होंने, ठीक है, ऐसे थ्रेट ग्रांटेड जहाँ कोई भी और मैसेज आ जाता है आपको, ठीक है। तो अगर इनके डेटाबेस से मैच नहीं करता तो उसको आगे जाने दिया जाता है। जैसे कई कबार हम, अगर आप टॉर ब्राउजर यूज करते होगे तो आपको आम ही अक्सर वो कहते रहते हैं कि आप ह्यूमन हो, ठीक है, उसके लिए आप रोबोट रोबोट हो या रोबोट नहीं हो, उसके लिए अलग से सिक्योरिटी जो होती है वो पूछ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर टॉर ब्राउजर पर आपको पता ही है, ओके। सो अगला आ गया है heuristic analysis, looks for suspicious behavior pattern in code। ओके, सो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कोड में सस्पिशियस बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और जो अननोन थ्रेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, ओके। ये इसका काम होता है। उसके बाद आ गया बिहेवियर डिटेक्शन, मॉनिटर प्रोग्राम एक्टिविटीज इन रियल टाइम, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें है कि ये प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज को रियल टाइम में मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको बताया था कि जब मैंने डाउनलोड किया मेरे को तभी इन्होंने दिखा दिया, या थर्ड पार्टी ऐप से कोई भी आप डाउनलोड करते हो कि यहाँ पे भाई कोई गड़बड़ है, ठीक है, आप देख लो जाके, ठीक है, इसने मेरे को नोटिफिकेशन दे दी। तो ये इसका ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्लाउड इंटेलिजेंस, uses cloud databases to identify emerging threats। ये क्लाउड डेटाबेस का यूज करते हैं ताकि नए और emerging threats होते हैं उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है, ओके। उसके बाद आ गया व्हाट इज एंडपॉइंट सिक्योरिटी। एंडपॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। एंडपॉइंट्स आर कॉमन टारगेट्स फॉर अटैकर्स। एंडपॉइंट सिक्योरिटी नेटवर्क से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है, ओके। ये डिवाइसेस अटैकर को कॉमन टारगेट होती है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंडपॉइंट सिक्योरिटी की, ओके। एग्जांपल है ऑफ एंडपॉइंट्स, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, वर्चुअल मशीन। एक एक करके बात करते हैं, चलो। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, आपको पता ही है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप भी एंड पॉइंट होते हैं जिन्हें सिक्योर रखना हम के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इनका रास्ता खुलता है। उसके बाद आ गए सर्वर। सर्वर भी इनके एंड पॉइंट का हिस्सा होते हैं और इनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस सेम ही आ गई। वर्चुअल मशीन,
वर्चुअल मशीन भी इस ऐसी तरह, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन काम रहता है। ओके, उसके बाद आ गया सिक्योरिटी कंपोनेंट। क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, फायरवॉल, डिवाइस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, ये सब कर सकते हैं। मालवेयर को डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस यूज कर देते हैं हम, ठीक है। फायरवॉल अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकती है। एंड डिवाइस कंट्रोल होती है जो कनेक्टेड डिवाइस से कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। एंड मॉनिटरिंग आपको मैंने अभी बताया, सभी बताया वैसे तो, ठीक है, मतलब कि डिवाइस की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वही मॉनिटर करता रहता है। ओके, उसके बाद आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। आईडीएस एंड आईपीएस, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं व्हाट इट डज। आईडीएस मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटी बट डजंट ब्लॉक अटैक। इनका सिंपल फंडा ये होता है, ये सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपने कुछ डाउनलोड किया है जिसमें हमको अनवांटेड कोई कोड मिला है, या कोई थर्ड पार्टी ऐप से जो किया है आपको, मतलब सिर्फ ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई जहाँ पे अटैक अटैक हो गया, जहाँ कोई भी थ्रेट आ गया, हमने कोई डाउनलोड कर लिया। ओके, बट ये क्या नहीं करते, ये ब्लॉक नहीं करते। ओके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डिटेक्ट थ्रेट, सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। जनरेट अलर्ट्स, जैसे मेरे को नोटिफिकेशन में आया कि भाई आपका जे हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, जैसे जे देखो, पोटेंशियल अनवांटेड ऐप फाउंड। ओके, उसके बाद आ गया है मॉनिटर ट्रैफिक। मॉनिटर करते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं इसीलिए तो रियल टाइम में मेरे को इन्होंने साथ के साथ दिखा दिया। आइडेंटिफाइड अटैक्स, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, अपने उन स्टेप्स को लेके जो आपको मैंने ऊपर बताए थे, ये सिग्नेचर बेस्ड, ठीक है, ये सब, ठीक है, चारों के चारों। और भी बहुत होते हैं बट ये मेन आ जाते हैं। ओके, नीचे आपको लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियाज डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी एंड जनरेट एन अलर्ट बट टेक्स नो एक्शन एंड स्टॉप द थ्रेट। ओके, आइडियाज सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, आपको इतना पता लग गया। जे अलर्ट जनरेट करता है उसके बाद, लेकिन जे क्या नहीं करता, जे ब्लॉक नहीं कर देता। उसके बाद हम आते हैं आईपीएस एंड आईडीएस, ठीक है। आईडीएस में हमने पढ़ लिया, आईडीएस में क्या क्या किया था हमने, डिटेक्ट थ्रेट किए थे, ठीक है। पैसिव, पैसिव मतलब कोई भी मान लीजिए हम एक साथ नहीं, पैसिव में आपको सिंपल समझ सकते हैं, जैसे हम पैसिव अटैक्स की बात करते हैं, पैसिव अटैक्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव अटैक्स होते हैं, ये पैसिव मॉनिटरिंग करता है। ओके, एंड जनरेट अलर्ट्स, ठीक है, साथ के साथ हमको जनरेट करके दे देता है। मिनिमल नेटवर्क इम्पैक्ट, इसका मतलब नेटवर्क का मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं बात करते हैं हम आईपीएस की, आईपीएस इन्होंने नहीं बताया आगे। ओके, चलो जो हम यही बात कर लेते हैं, डिटेक्ट्स एंड ब्लॉक थ्रेट। आईडीएस यहाँ पे डिटेक्ट करता है, आईपीएस क्या करता है, डिटेक्ट भी कर देता है, और साथ के साथ इसका जो मेन काम है वो ब्लॉक थ्रेट करना है, ठीक है। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई उसको ब्लॉक कर दिया, जैसे इन्होंने मेरे को बताया था कि सर्वर इसमें हमारे को आ जाते हैं, ठीक है, भी अलो भी कर देते हैं कि हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इनके टाइप्स होते हैं, वो आपको बताएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे ये एक्टिव में आ जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्टॉप अटैक, अगर हमने कोई भी डाउनलोड कर भी दिया, ठीक है, किसी ना किसी वजह से हमको नहीं पता लगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं। में इंट्रोड्यूस स्लाइट लेटेंसी, कभी कभी अटैक्स को हम इंस्पेक्ट और ब्लॉक करने की वजह से थोड़ी सी लेटेंसी आ सकती है, ठीक है, तो वो कोई इतना चक्कर नहीं होता हमारा, ठीक है। आईडीएस सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है, जो ऑब्जर्व करता है। आईपीएस क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड जो एक्ट भी करता है, जैसे धक्के मार के अगर कोई बात करे तो बाहर निकाल देते हैं। ओके, चलो उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको हम एनजीएफडब्ल्यू भी क्या कहते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल फायरवॉल फिल्टर बाय पोर्ट एंड आईपी ओनली, एनजीएफडब्ल्यू डिलीवर डीप कंटेक्स्ट अवेयर इंस्पेक्शन। ट्रेडिशनल फायर सेफ पोर्ट और आईपी एड्रेस के बेसिस पर ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं जिसको हम एनजीएफडब्ल्यू भी कहते हैं, वो क्या करते हैं,
आगे बढ़कर डीप में उसको अवेयर कंटेक्स्ट अवेयर इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ट्रैफिक को सिर्फ ऊपर से नहीं देखते बल्कि उसके अंदर घुस के उसको देखते हैं कि ये हाँ भाई कौन सा ये है, ताकि आगे जाके जे इनके डेटाबेस में स्टोर किया जा सके। ओके, ये इनका मेन काम होता है, ठीक है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन एग्जामाइन पैकेट पेलोड नॉट जस्ट हेडर्स। एनजीएफडब्ल्यू का काम होता है कि ये सिर्फ हेडर नहीं बल्कि उसके पेलोड को भी एग्जामाइन करता है। इसे हिडन जो थ्रेड्स होते हैं वो डिटेक्ट करना आसान हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन अवेयरनेस आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल एप्स रिगार्डलेस ऑफ पोर्ट। जो एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर के बिना भी आइडेंटिफाई और कंट्रोल कर सकता है, मतलब एप्लीकेशन किस पोर्ट पर चल रही है उससे फर्क इसको बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है, इस बाई को। ठीक है, यूजर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन टाइज ट्रैफिक टू स्पेसिफिक यूजर अकाउंट। ओके, ये क्या आ गया कि एनजीएफडब्ल्यू है ना, जो नेटवर्क ट्रैफिक को स्पेसिफिक यूजर अकाउंट के साथ भी लिंक करता है। ओके, इससे पता चल जाता है कि किस यूजर ने क्या एक्टिविटी की है, जिससे कि जो थ्रेट्स हैं एंड कोई भी अटैक्स है वो ढूंढना, ठीक है, उसको परफॉर्म करना अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद आ गया मालवेयर डिटेक्शन ब्लॉक्स अननोन एंड अननोन थ्रेट्स। सिंपल है भाई, आपको पता लग गया होगा कि ये नॉन और अननोन मालवेयर होते हैं, वो दोनों को डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद आ गया इंस्ट्रक्शन प्रिवेंटेशन स्टॉप एक्सप्लॉइट इन रियल टाइम। ठीक है, ये क्या है, सिंपल है कि ये एक्सप्लॉइट और अटैक्स को रियल टाइम में स्टॉप करता है, ठीक है। एसएसएल टीएलएस इंस्पेक्शन डिक्रिप्ट एंड इंस्पेक्ट एनक्रिप्टेड ट्रैफिक। इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिटेक्ट करके इंस्पेक्ट करता है ताकि इनक्रिप्टेड कनेक्शन के अंदर छुपे हुए थ्रेड्स को भी डिटेक्ट किया जा सके। ओके, लोडिंग वेंडर्स पीए आल्टो अल्टो फोर्टियन सिस्को सोपोस चेक पॉइंट, ये पढ़ लेना। ओके, उसके बाद आ गया है डीप पैकेट इंस्पिरेशन जिसको हम डीपीआई भी कहते हैं। ओके, इसके बारे में पता है, डीपीआई एग्जामाइन द फुल कंटेक्स्ट ऑफ ईच पैकेट नॉट जस्ट हेडर्स इनेबलिंग डिटेक्शन ऑफ थ्रेड दैट बाईपास शैलो इंस्पेक्शन। डीप पैकेट इंस्पिरेशन जिसको हम डीपीआई भी कहते हैं, वो पैकेट के पूरे कंटेक्स्ट को एग्जामाइन करता है, सिर्फ हेडर को नहीं। इस वजह से ऐसे थ्रेड्स भी डिटेक्ट हो सकते हैं जो नॉर्मल इंस्पेक्शन से बच जाते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या लिखा है, डीपीआई इज अ कोर कैपेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एनजीएफडब्ल्यूज आईपीएस अप्लायंसेस एंड एडवांस सिक्योरिटी गेटवेज। डीपीआई जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, ठीक है, जिसमें कि ये सब आ जाता है, डीपीआई आ जाता है, एनजीएफडब्ल्यू आ जाता है, आईपीएस आ जाता है, ठीक है। ये सब एडवांस सिक्योरिटी गेटवेज के इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कि मालवेयर एंड सस्पिशियस पेलोड। इसमें क्या आ जाता है कि पैकेट के अंदर मालवेयर या सस्पिशियस पेलोड को आइडेंटिफाई ये कर लेता है। ओके, और ये आ गया मलिशियस यूआरएल एंड सी2 ट्रैफिक। सी2 ट्रैफिक को हम कमांड एंड कंट्रोल भी कहते हैं। ओके, एंड ये सब ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जिसको हम सोक भी कह देते हैं, सोक एनालिस्ट आपने सुना ही होगा। इनका मेन काम होता है कि ये ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इनको दिखाई देती है तो उनको ब्लॉक कर देते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस में इनका काम आ जाता है। जो थ्रेट इंटेलिजेंस होते हैं वो भी सोक एनालिस्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है, जिनके एडवांस होते हैं, ठीक है। एंड जे इसमें क्या क्या आपको थ्रेट डिटेक्शन की भी आपको जो जॉब है वो मिलती है, ठीक है। अच्छे से चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। सो जो एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को नर्व सेंटर होता है, ठीक है। 24/7 मॉनिटर करते रहते हैं, ऑलवेज ऑन विजिबल अक्रॉस द एनवायरनमेंट, ऑलवेज स्क्रीन पर ही आप देखते हैं, बोरिंग काम, ठीक है। थ्रेट डिटेक्शन आइडेंटिफाइज अनोनिमिलिटी एंड मलिशियस एक्टिविटी, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि क्या करते हैं कि नेटवर्क में अगर कोई अनोनिमिलिटी या मलिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस, ठीक है, ये मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थ्रेट डिटेक्ट होने के बाद उसको कंटेन और रिकवर करने के लिए क्या क्या रिस्पांस हम कर सकते हैं वो इनका काम होता है, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस ये भी बहुत अच्छी एंड आगे जाके इनकी जॉब्स आएंगी बिल्कुल, ठीक है, जिसमें कि सिक्योरिटी अलर्ट्स को कंटेक्सचुअल डाटा के साथ हम
एनरिच करता है ताकि इन्वेस्टिगेशन और एक्यूरेट हो सके, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस सिक्योरिटी अलर्ट्स के कंटेक्सचुअल डाटा के साथ एनरिच करता है ताकि इन्वेस्टिगेशन और एक्यूरेट आ सके, ठीक है। जे डीएफआईआर में भी आ जाता है, ठीक है। तो नीचे आपको दी गई है सोक टीम, L1 एनालिस्ट, L2 एनालिस्ट, L2 एनालिस्ट, बाद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बाद में थ्रेट हंटर, ओके। अब आ गया है SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इनके अलग अलग डिवाइसेस और सिस्टम से डाटा कलेक्ट करके उनको एनालिस करते हैं एंड सिक्योरिटी इवेंट्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। कलेक्ट लॉग्स फ्रॉम किन से फायरवॉल एंड राउटर, जिसमें कि फायरवॉल एंड राउटर से लॉग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सर्वर एंड एंड पॉइंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, स्विचेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कनेक्ट जे कलेक्ट करते हैं डाटा, ठीक है। एंड की बेनिफिट इनके क्या क्या आ जाते हैं, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, सिंगल पेन ऑफ ग्लास अक्रॉस ऑल असेट्स, ठीक है। सारे एसेट्स की मॉनिटरिंग एक ही जगह करनी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन रूल, लिंक रिलेटेड इवेंट टू सरफेस कॉम्प्लेक्स अटैक, ओके। डिफरेंट इवेंट्स को आपस में लिंक करने के कॉम्प्लेक्स अटैक को आइडेंटिफाई कर दी जाते हैं, ठीक है। वो किस में आ जाता है, कोरिलेशन रूल्स में आ जाता है। और ये सबसे बढ़िया बात है इनकी, ऑटोमेटेड अलर्टिंग reduces analyst वर्कलोड विद इंटेलिजेंस ट्रायज। इनका मतलब है कि इंटेलिजेंस ट्रायज के थ्रू ऑटोमेटिकली जो अलर्ट है वो जनरेट करते हैं ताकि एनालिस्ट का वर्कलोड कम हो सके, ओके। उसके बाद आ गया एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, जिसको हम XDR भी कह देते हैं। XDR एम्प्लाइज विजिबल अक्रॉस द एंटायर सिक्योरिटी स्टैक कोरिलेटिंग सिग्नल फ्रॉम एंडपॉइंट, ईमेल, नेटवर्क, क्लाउड, आइडेंटिफाई एंड सर्वर इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। XDR पूरे सिक्योरिटी स्टैक की विजिबिलिटी को एक जगह पा लेते हैं, ठीक है। जिसमें कि एंड पॉइंट, ईमेल, नेटवर्क, क्लाउड, ठीक है, और भी आइडेंटिफाई सर्वर इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और आपको नीचे दिख रहा होगा अनफाइंड विजिबिलिटी, सारे सिक्योरिटी जो होती है वो लेयर्स को एक सिंगल कंसोल में देखने की फैसिलिटी देता है जी। उसके बाद क्या है, बेटर थ्रेट कोरिलेशन। बेटर थ्रेट कोरिलेशन में आपको दिख रहा होगा क्रॉस डोमेन सिग्नल रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव, ओके। इसका मतलब है कि डिफरेंट सिक्योरिटी डोमेन को सिंगल और कोरिलेट करता है जिससे कि फॉल्स पॉजिटिव कम हो जाती है, ठीक है। फास्टर इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटेड प्लेबुक एक्लेरेट कंटेनमेंट, ओके। इसका मतलब है कि ऑटोमेटेड प्लेबुक की मदद से ये इंसिडेंट को जल्दी से जल्दी कंटेन और रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, ओके, XDR की मदद से। ये एक आपको इमेज से आपको समझ आ रहा होगा, ओके। उसके बाद आ गया है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। ये हमारा मेन मुद्दा रहता है जिसके ऊपर जो हमारी कंपनी से है, ठीक है, जो बातचीत करती रहती है, इंटरव्यू में पूछा जाता रहता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है कि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई में आपको क्या इसका मतलब है कि किसी भी यूजर या डिवाइस पर बिना वेरिफिकेशन के कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो अपने ही खुद ना हो। हर रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना जरूरी रहेगा, ठीक है। उसके आपको नीचे दिख रहा होगा वेरीफाई एवरी यूजर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हर यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाता है, ठीक है, यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है, उसके बाद ही सिस्टम या नेटवर्क का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। वेरीफाई एवरी डिवाइस, कंफर्म डिवाइस हेल्थ एंड द कॉम्प्लियंस। सिर्फ यूजर की नहीं, डिवाइस को भी वेरीफाई किया जाता है, डिवाइस की हेल्थ होगी, सिक्योरिटी कंप्लायंस हो गए, चेक की जाती है कि ताकि सिर्फ ट्रस्टेड डिवाइस ही अंदर जा सके नेटवर्क के। लिस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया जा सके, ठीक है। जैसे हमारी लेयर्स होती है ना, आप कंपनी में लगा लो, कंपनी में अलग अलग जीरो से लेके सफाई कर्मचारी है, ठीक है, उसके बाद जो उससे ऊपर का है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत और काम करता है, उसके बाद उनके CEO आगे, उसके बाद और भी मतलब आगे आगे जाके लेयर्स बनी होती है। तो उस हिसाब से हमारा जो लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस है वो काम करता है, जिससे कि सिक्योरिटी बहुत मेंटेन रहती है, ओके। उसके बाद आ गया कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन, री वेरीफाई आइडेंटिफाई थ्रूपुट सेशन।
मतलब इसका है कि ऑथेंटिकेशन सिर्फ लॉगिन के टाइम नहीं होता, सेशन के दौरान भी यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है बार बार, जिससे कि सिक्योरिटी है वो कंटिन्यूस मेंटेन रहे, चलती रहे। ओके, उसके बाद आ गया कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, वॉच द अनोमलियस बिहेवियर ऑन रियल लाइफ। नेटवर्क और यूजर की एक्टिविटी को रियल टाइम में कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। अगर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर दिखता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, उसको टर्मिनेट, बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस, ये आगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। थ्रेट इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स, enabling organization to defend protective rather than reactively। ओके, थ्रेट इंटेलिजेंस रॉ सिक्योरिटी डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं पहले तो। ठीक है, रॉ डाटा मतलब जो हमारा सीधा तरीके से हम देख नहीं सकते, उसको हम रॉ डाटा कह देते हैं। जैसे डीएफआईआर में हम जैसे कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई भी एक चोर है मान के चलो, ठीक है, उसने हमारे लैपटॉप से, हमारे एसडी कार्ड से, मेमोरी कार्ड से, ठीक है, वो क्या कर देता है, अपना डाटा जो है वो उड़ा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। बट डीएफआईआर जिनमें से इनका काम होता है कि उसको रॉ डाटा होता है, ठीक है, उनको दोबारा वेरीफाई करना। जो उसमें सेक्टर होते हैं हमारे मेमोरी फोरेंसिक्स में, ठीक है, वो मेमोरी फोरेंसिक्स का काम होता है, जो सेक्टर होते हैं, जैसे हमारी 8 जीबी की पेन ड्राइव ले लो, 256 जीबी की पेन ड्राइव लगे लो, ठीक है, उसमें सेक्टर्स होते हैं, उसमें हमारा डाटा अभी भी मौजूद होता है अगर वो ओवरराइट ना हुआ हो तो। ठीक है, तो वो उसको वेरीफाई करते हैं, अगर उनको रॉ डाटा से वो मिल जाता है, ठीक है, रॉ डाटा से वो जो हमारा सही से डाटा है वो आगे जाके उसको क्या कर लेते हैं, सही मतलब सही फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल आपको एग्जांपल है ये, होप कि आपको समझ आ गई होगी। नीचे आपको दिख रहा है आईओसीएस, indicators of compromise, malware hashes, malicious IPS and suspicious domain। इसमें मालवेयर हैशेस, मलेशियस आईपी एड्रेस और सस्पिशियस डोमेन जैसे इंडिकेटर्स को कंप्रोमाइज कलेक्ट किए जाते हैं, जिनकी मदद से अटैक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अटैक पैटर्न एंड टीटीपीएस। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है कि थ्रेट एक्टर स्किन ट्रेसिस, आपको समझ आ रहा होगा, टेक्निक्स और जो हमारे जो होते हैं प्रोसीडर यूज्ड बाय थ्रेट एक्टर यूज करते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है ताकि उनको अटैक पैटर्न समझ आ सके अच्छे से। ओके, उसके बाद आ गया थ्रेट रिपोर्ट एंड फीड्स। वेंडर्स होते हैं, आईएसए सीएस होते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट और फीड कलेक्ट की जाती है, जिससे कि लेटेस्ट थ्रेट की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है एंड ये अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिए जाते हैं, जो कि आगे जाके बहुत इंफॉर्मेशन रहता है। ओके, उसके बाद आ गया है डिफेंस इन डेप्थ। ओके, डिफेंस इन डेप्थ का मतलब है कि सिक्योरिटी का सिर्फ एक कंट्रोल पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स होती है, जैसे 2FA मल्टीपल लेयर्स होती है, ठीक है, वो यूज की जाती है ताकि अगर एक लेयर फेल हो जाती है तो दूसरी लेयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, जिसमें कि पहला हमारा आ जाता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, एंडपॉइंट सिक्योरिटी। ओके, इस लेयर में ऑथेंटिकेशन हो गया, फायरवॉल हो गया, आईडीएस आईपीएस हो गया, एंडपॉइंट सिक्योरिटी होगी। ठीक है, ये जैसे कंट्रोल यूज किए जाते हैं एंड अटैक्स को पहले से रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, SIEM मॉनिटरिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन। इसमें क्या आ जाता है कि जे लेयर में SIEM होगी, ठीक है, एंड थ्रेट डिटेक्शन हो गया। थ्रेट डिटेक्शन ये क्या करते हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कोर रिस्पॉन्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्शन। ओके, इसमें क्या आ जाता है कि अगर अटैक हो जाए, ठीक है, मान लीजिए अटैक हो गया, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टीम आती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, रिकवरी एक्शन परफॉर्म करती है एंड इंफॉर्मेशन जो होती है वो नॉर्मल स्टेट में लाया जा सके, ठीक है, जो सिस्टम होता है हमारा। ठीक है,
उसके बाद आ गया हमारे ईच लेयर एड्रेसेस डिफरेंट अटैक वेक्टर्स टुगेदर देन क्रिएट अ रिसाइलेंट एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी पोस्चर। ठीक है, ये प्रिंसिपल में इफ वन लेयर इज ब्रीच्ड देन द नेक्स्ट लेयर स्टैंड रेडी टू डिटेक्ट कंटेन एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, अगर एक लेयर फेल हो जाए तो बाकी की ये दो लेयर्स, ठीक है, जहाँ और भी लेयर्स होती हैं वो आगे खड़ी होती है उनका सामना करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आ गया एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन प्रैक्टिस, अ लेयर डिफेंस कंबाइनिंग पीपल प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। एंटरप्राइज सिक्योरिटी में अलग अलग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी मिलकर काम करती हैं, जिसमें क्या आ जाता है प्रिवेंटेशन, ठीक है, डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद क्या आ जाता है ये रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गई रिकवरी आ गई। ठीक है, ये सब साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा SIEM। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोरिलेट मिलियंस ऑफ लॉग फ्रॉम फायरवॉल। ठीक है, AD क्लाउड एंड मोर। ठीक है, ये कुछ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें मतलब है कि ये फायरवॉल हो गई, एक्टिव डायरेक्टरी होगी, क्लाउड और दूसरे सिस्टम को मिलियंस ऑफ लोग कोरिलेट करते हैं। एंड कुछ आपको पॉपुलर प्लेटफॉर्म आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, सप्लंग, ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ लेना। उसके बाद आ गया SOAR। SOAR क्या होता है कि ये IP को ब्लॉक करता है, अकाउंट डिसेबल करना हो, जहाँ इन्फेक्टेड डिवाइसेस को आइसोलेट करना हो, ये जैसे टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। ठीक है, इससे ह्यूमन एरर होती है वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, 24/7 अपना इनका काम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर। ठीक है, उसके बाद आ गया UEBA। यूईबीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अब नॉर्मल बिहेवियर होता है वो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रेवल, इनसाइडर थ्रेट, प्रिविलेज मिसयूज, इन जैसे अटैक को, ठीक है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अब आ गया है DLP, मॉनिटर अलर्ट ब्लॉक इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा। ठीक है, मतलब कि ये डाटा लॉस प्रिवेंटेशन सेंसिटिव डाटा को मॉनिटर करता है, अलर्ट करता है और ब्लॉक और इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हमारा आपको एग्जांपल दी गई है, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में हमारे क्या क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स और IP होगी। ठीक है, ये सब क्या आ जाता है, इसमें ही आ जाता है। ठीक है, ओके, सो अब बात करते हैं NAC, वेरीफाइड डिवाइस आइडेंटिटी, एंटीवायरस स्टेटस एंड कंप्लायंस बिफोर ग्रांटिंग नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल डिवाइस की आइडेंटिटी, एंटीवायरस स्टेटस और कंप्लायंस वेरीफाई करता है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद ही नेटवर्क को एक्सेस देता है, ये इसका NAC का काम होता है। ठीक है, हनी पोर्ट्स, ये बहुत मशहूर है। ठीक है, सिस्टम डिटेक्ट अटैकर स्टडी मेथड्स एंड कलेक्ट थ्रेट इंटेलिजेंस। हनीपॉट फेक या जैसे होते हैं हमारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, वो मतलब हनीपॉट्स क्या होता है, जैसे आपने कई बार बात सुनी होगी, शहद होता है। ठीक है, शहद हम अगर अपनी दीवार पर लगा दे, उस पर पहले क्या आता है, उसके बाद उसको मारने के लिए क्या आता है, उसके बाद मारने के लिए क्या आता है, वैसे ही अटैकर होता है, उसको कुछ ना कुछ मतलब जानबूझ के फंसाया जाता है। अटैकर कोई फिशिंग के जरिए मान लीजिए, ठीक है, फंसाया जाता है। ठीक है, जिससे कि अटैकर वहां आता है और उसको डिटेक्ट करते हैं हमारे जो SOC एनालिस्ट हो गए, ठीक है, थ्रेट इंटेलिजेंस हो गए, एंड बाद में मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, खाना पीना। ठीक है, उसके बाद आ गया ईमेल गेटवे, ब्लॉक फिशिंग मालवेयर BEC एंड मलेशियस URLs वीआई फिल्टरिंग स्कैमिंग एंड सैंडबॉक्सिंग। इसका मतलब है कि ईमेल गेटवे फिशिंग हो गया, मालवेयर हो गया, BEC हो गया, मलेशियस URL को फिल्टर स्कैन और सैंडबॉक्सिंग के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, सिक्योरिटी SQL इंजेक्शन एक्सेस एंड बोट ट्रैफिक। ठीक है, इनको क्या करते हैं, ये सब फायरवॉल के थ्रू क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंड उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर, AWS एंड इम्प्रिवा, इसमें क्या आ जाता है, आपके ये पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया क्लाउड सिक्योरिटी, सिक्योर्स AWS Azure एंड GCP VIA आइडेंटिटी मैनेजमेंट एन्क्रिप्शन एक्सेस कंट्रोल एंड कंप्लायंस। क्लाउड सिक्योरिटी में AWS Azure और GCP को आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एन्क्रिप्शन एक्सेस कंट्रोल एंड कंप्लायंस के थ्रू सिक्योर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है की टेकअवेज, नो सिंगल टूल स्टॉप्स एवरी अटैक, एक कोई भी एक टूल है वो अटैक को स्टॉप नहीं कर सकता। प्रिवेंटेशन, डिटेक्शन, रिस्पांस एंड रिकवरी वर्क टुगेदर, इसीलिए जो हमारा मेन मुद्दा था
किसका, एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन प्रैक्टिस, ठीक है। जो इसका मेन मुद्दा यही था, ठीक है, कि एक साथ काम किया जाए और अच्छे से जल्दी एक साथ रह के काम पूरा किया जाए, ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। ओके, होप कि आपको इतना समझाया होगा। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, SIEM। अच्छे से पढ़ते हैं। SIEM प्लेटफॉर्म कलेक्ट मिलियंस ऑफ लोग, भाई आपको चलो बता ही दिया, ठीक है। दोबारा बता देते हैं कि SIEM प्लेटफॉर्म हर दिन मिलियंस ऑफ लोग जो होते हैं वो कलेक्ट करता है, उन्हें कोरिलेट करता था और थ्रेट को डिटेक्ट करता था। ऊपर भाई भाई तो बात की है हमने, वही बात आ गया। सही है, इन प्रैक्टिस डाटा सोर्स फायरवॉल विंडो एंड लिनक्स लॉग्स, ठीक है। इनसे अटैक जो हमारे इकट्ठे करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी VPN लॉग्स हो गए, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज होगी, ठीक है, वेब एंड ईमेल सर्वर्स हो गए, इनसे लॉग्स कलेक्ट किए जाते हैं एंड इनको इकट्ठा करके आगे के आगे काम किया जाता है, अपने डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आगे, ठीक है, आपको नीचे दिख रहे होंगे। उसके बाद है SOAR, ठीक है। SOAR automates repetitive security task enabling faster response and 24/7 operations with reduced human error। SOAR repetitive सिक्योरिटी टास्क को ऑटोमेट करता है जिससे कि इंसिडेंट को रिस्पॉन्स वो फास्ट होता है एंड ह्यूमन एरर कम होती है एंड 24/7 काम करता है, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड 24 घंटे काम करता है एक दिन में, बस 24 आउट। ओके, एंड ब्लॉक मलेशियस IP, ये सब क्या आ जाता है, जैसे डिसेबल यूजर अकाउंट, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं, मेजर ऑटोमेट एक्शन में आ जाते हैं। बात करते हैं ब्लॉक मलेशियस IP में। ऑटोमेटिकली मलेशियस IP एड्रेस को ब्लॉक कर देता है, किसके थ्रू, फायरवॉल होता है, ठीक है, ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद क्या है, डिसेबल यूजर अकाउंट। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज या सस्पिशियस यूजर होते हैं, ठीक है, अकाउंट को टेम्परेरी डिसेबल कर देते हैं। जैसे कि वैसे तो होते ही रहता है। हम पीछे साल की बात करें तो इंस्टाग्राम पर एक फोटो वायरल होती थी, ठीक है, जिसके अगर कोई भी विक्टिम होता था, ठीक है, अगर उसको सेंड कर देता था आगे किसी को, ठीक है, तो उसका अकाउंट तो वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए डिसेबल हो जाता था। वो मैसेज नहीं कर सकता था, लाइक नहीं कर सकता था। और पीछे से मेटा ने क्या किया, जो भी मतलब इंस्टाग्राम जहाँ कहीं भी सस्पिशियस काम करते हैं उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए पीछे से, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो डाटा डिसेबल यूजर अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। आइसोलेट इन्फेक्टेड डिवाइसेस। आइसोलेट इन्फेक्टेड डिवाइस में नेटवर्क के इन्फेक्टेड डिवाइसेस को आइसोलेट करता है ताकि मैलवेयर स्प्रेड ना हो, मतलब आगे फैले ना, ठीक है, वो उसका काम होता है। जनरेट इंसिडेंट टिकट। इंसिडेंट डिटेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली जो टिकट होती है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नोटिफाई सिक्योरिटी टीम। सोक की जो टीम होती है वो उसको ये क्या करता है, नोटिफाई करता है कि तुरंत नोटिफिकेशन भेज देता है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो भाई, ये कुछ हो गया। ओके, यूजर एंड अरे यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस, जिसको हम UEBA भी कह देते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं इसको। UEBA uses AI and machine learning to detect abnormal behavior that traditional tools might miss। इसीलिए कहते हैं कि AI के साथ सब चीज आज यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो डीप लर्निंग हो, चाहे मतलब जो भी हो, ठीक है। AI हर जगह अपना काम, उसका अपना रोल निभाएगा, ठीक है भाई। AI से अटैक बढ़ भी रहे हैं, ठीक है, AI से जॉब्स भी बढ़ रही हैं हमारी एंड AI से ही अटैक हो रहे हैं, ठीक है, हम पर भी, ठीक है। UEBA uses AI machine learning to detect abnormal behavior that traditional tools might miss। UEBA आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का यूज करके डिवाइसेस को नॉर्मल बिहेवियर को एनालाइज करता है, ठीक है, एंड जो भी अबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। डिटेक्ट्स अनयूजुअल लॉगिन टाइम्स एंड इम्पॉसिबल ट्रैवल, ठीक है। इनसाइडर थ्रेट्स एंड प्रिविलेज मिसयूज, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A user normally in India suddenly logs in from another country within 5 minutes। Okay, UEBA generates a high risk alert। अगर कोई यूजर आपको मान लीजिए नॉर्मली इंडिया से लॉगिन करता है और 5 मिनट बाद किसी दूसरे कंट्री से लॉगिन दिखाता है वो,
तो मान लीजिए यूईबीए से इम्पॉसिबल ट्रैवल मानकर हाई रिस्क अलर्ट जनरेट कर देता है। एंड इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट यही होता है कि इनसाइडर अटैक होते हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। एंड जो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज है वो जल्दी से आइडेंटिफाई करके उनको सस्पिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। फास्ट पॉजिटिव, हाँ, फास्ट पॉजिटिव को भी रिड्यूस किया जाता है। एंड एआई की मदद से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और बेहतर ह्यूमन एरर के साथ कम की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है, नहीं कर रहे हैं आजकल। बाहर की कंट्री में तो सारे का सारा ही डाटा जो एआई से यूज किया जा सकता है, बट मतलब अच्छे वे में। ये नहीं है कि मतलब बिना देखे सब कुछ एआई को बता रहा है, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी या जो भी बहुत कुछ यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आ गया बाद में डाटा लॉस प्रिवेंटेशन, डीएलपी। डीएलपी प्रिवेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, ब्लॉकिंग एंड एन्क्रिप्टिंग डाटा इन ट्रांजिट। मतलब कि डीएलपी ऑर्गेनाइजेशन से सेंसिटिव डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर के पास जाने से रोकता है। ये मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, ब्लॉकिंग, एनक्रिप्टिंग डाटा इन ट्रांजिट, ठीक है, इनके थ्रू डाटा को सिक्योर करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कस्टमर एंड फाइनेंशियल डाटा। कस्टमर के रिकॉर्ड्स होगी, बैंक डिटेल होगी, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन होगी, ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ गया मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। पेशेंट के रिकॉर्ड्स और प्रोटेक्टेड उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको हम पीएचआई भी कह देते हैं, उसको ये क्या करते हैं, स्कोर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया बिजनेस एंड आईपी का, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंपनीज के डॉक्यूमेंट हो गए, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होगी, और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डाटा लीकेज से बचाता है। ठीक है, क्या बचाता है? डीएलपी बचाता है। उसके बाद आ गया नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम एनएसी भी कह देते हैं। ठीक है, एनएसी वेरीफाई एवरी डिवाइस बिफोर अलाउइंग नेटवर्क एक्सेस, ओनली ट्रस्टेड डिवाइस रीच। वही बात आ गई, ठीक है, कि ये सिर्फ पहले वेरीफाई करता है, ठीक है, उसके बाद अलो करता है नेटवर्क के अंदर जाने के लिए। ठीक है, ओनली ट्रस्टेड डिवाइस कैन रीच कॉर्पोरेट रिसोर्सेज। ठीक है, रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड है या नहीं। ठीक है, एंटीवायरस स्टेटस, एंटीवायरस स्टेटस में लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल और अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योर पॉलिसीज, ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड है या सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद कंप्लायंस रूल्स, इसमें आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस एंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, एंड इसके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं आपको बता दें कि जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मालवेयर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसको इन्फेक्टेड जो सिस्टम को होता है वो नेटवर्क से दूर रखता है। एंड सिक्योरिटी नेटवर्क एक्सेस को इंश्योर करता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ जो जाते वो बता दिया। ये बस वही बात है कि हनी पॉट्स एंड हनी नेट्स। ओके, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। हनी पॉट इज आर डेसे system designed to attackers, enabling early detection, attacks, analysis and threat intelligence correction। हनीपॉट एक फेक होता है, ठीक है, फेक मतलब डिस्ट्रॉय मतलब फेक सिस्टम होता है जो अटैकर को अटैक करता है। ठीक है, इसका पर्पस रियल सिस्टम एंड प्रोटेक्ट करना होता है जो अटैकर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। जैसे मान लीजिए अटैकर ने कुछ हैक किया, ठीक है, जे हनीपॉट मतलब फेक वर्चुअल मशीन के थ्रू अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वो हैकर है वो कर क्या रहा है, मतलब ये देखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे और उसके बाद ये अपना काम करेंगे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं? डिटेक्ट अटैकर, आइडेंटिफाई इंट्रूजन अर्ली बिफोर दे रीच रियल असेट्स। ठीक है, मतलब उसको रियल मतलब हैक करने से पहले उसको रोक देना। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देना। उसके बाद आ गया स्टडी अटैक मेथड, एनालाइज अटैकर बिहेवियर एंड टेक्निक इन आ सेफ एनवायरनमेंट। मतलब अटैकर की टेक्निक और बिहेवियर को सेफ एनवायरनमेंट में एनालाइज किया जाता है। कलेक्ट थ्रेट इंटेलिजेंस, गैदर एक्शनेबल डाटा टू इम्प्रूव ओवरऑल डिफेंस पोस्चर। अटैकर होता है वो पैटर्न और जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम IOCS कह देते हैं, वो कलेक्ट करता है ताकि सिक्योरिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद आ गया क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल। क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल में क्लाउड सिक्योरिटी is one of the fastest growing domain in cybersecurity as organization increasing
अरे भाई ये गलत मतलब एक साथ लिख रखा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ये क्या करता है कि क्लाउड सिक्योरिटी और वो साइबर सिक्योरिटी में फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, इनका मतलब। एंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन को सिक्योर रखना मेन काम होता है इसका, ठीक है। मेजर प्लेटफॉर्म जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल मतलब आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM जिसको हम बोल देते हैं, उनके थ्रू यूजर को परमिशन को मैनेज किया जाता है, ठीक है। सिर्फ ऑथोराइज यूजर को क्लाउड रिसोर्स को एक्सेस देने की इजाजत दी जाती है, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा इंक्रिप्शन होता है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग रहती है हर टाइम, ठीक है। एंड कॉम्प्लियंस मतलब कि डाटा हो वो प्रोटेक्ट रखने के लिए डाटा को इनक्रिप्ट करता है, मॉनिटरिंग करता है, कॉम्प्लियंस एंड बैकअप एंड रिकवरी रखता है, ठीक है। ओके, ये आपको बाद में आ गया हमारा रिमेंबर, जो हमारा मेन डे 9 था वो यहाँ पर खत्म होता है। बट आपको रिमेंबर, लर्न विद क्यूरियोसिटी, practice with consistency and revise until knowledge becomes skill। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स या कमांड याद रखने के लिए नहीं, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। रियल स्किल्स तब डेवलप होगी जब आप कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल और लैब्स करेंगे, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट अप्लाई करेंगे आपने जो सीखा है, ठीक है। लर्न्स न्यू कंसेप्ट, रिवाइज रेगुलरली, प्रैक्टिस इन लैब्स, सॉल्व रियल लाइफ चैलेंज, ठीक है। बिल्ड प्रोजेक्ट, नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है। ये जीरो ट्रेस सिक्योरिटी का काम है, ठीक है। कम्युनिटी, जीरो ट्रेस सिक्योरिटी क्या है? कम्युनिटी डेडिकेटेड टू बिल्डिंग प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी स्किल्स थ्रू स्ट्रक्चर लर्निंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड हैंड्स ऑन लैब। व्हाट वी ऑफर? एथिकल हैकिंग एंड VAPT, ठीक है। डिजिटल, जिसको हम DFIR कह देते हैं, डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, सोक एंड ब्लू टीम ट्रेनिंग, लिनक्स एंड नेटवर्किंग, क्लाउड एंड वेब सिक्योरिटी, CTF की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल लैब्स, ठीक है। करियर गाइडेंस एंड इंटर्नशिप एंड कम्युनिटी इवेंट्स एंड वर्कशॉप, ठीक है। Our mission is to build the next generation of skilled, ethical and industry ready cybersecurity professional, learn, practice, protect। ये हमारे नीचे कुछ जो हम प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आगे, ठीक है। गिटअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम कम्युनिटी। टेलीग्राम कम्युनिटी में आपको कुछ रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर आपको हमेशा की हमेशा जैसे कोई जॉब से हियरिंग आ रही है, ठीक है। एंड और भी बहुत कुछ रिसोर्सेज भी कुछ शेयर किए जाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लिंक्डइन पर आपका होना बहुत जरूरी है। ये आप नीचे हमारे जीरो ट्रेस सिक्योरिटी की कंपनी है, ठीक है, आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू अगेन एंड फॉर लीडिंग विद जीरो ट्रेस सिक्योरिटी। जीरो ट्रेस सिक्योरिटी के साथ खड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं डे 10 में, जिसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डे 10 में क्या आ जाएगा। ओके, इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम इंक्रिप्शन, हैशिंग, AES एंड RSA क्या होता है, ठीक है। मल्टी फैक्टर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है। एंड ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।